आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं और अब इस क्लास को अटेंड करने के लिए एकदम तैयार। बच्चे, आज हम लोग एक बेहतरीन मुलाकात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो कांग्रेस के विभिन्न सेशंस हुए हैं और उनमें कई बार कई सारे सेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स और जिन पर अक्सर क्वेश्चन आता है, या फिर कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ तो वहां पर अध्यक्ष कौन था। तो ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत बार रिपीटेडली देखे जाते हैं अलग अलग एसएससी के एग्जाम्स में, इनफैक्ट पीएससी में, डिफेंस में, आईएएस में, तो इसलिए आज हम लोग आईएनसी सेशंस पर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। पहला प्रश्न बोलता है, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का क्या महत्व था। अब देखो, जो ये पहला सेशन है ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि दिसंबर 1929 में जो लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ था, इसका महत्व ये था पूर्ण स्वराज की प्रतिबद्धता, क्योंकि यहां पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था। आपको एक और बात मैं पहले बता दूं कि 1906 में कांग्रेस ने जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो तब कांग्रेस ने बोला ऑफिशियली स्वराज की मांग रखी। तो ऑफिशियली अगर कोई आपसे बोले स्वराज की मांग कौन से सेशन में कांग्रेस द्वारा रखी गई, तो ये 1906 का सेशन था और अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू जी, ये अध्यक्ष थे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स, आंतरिक और विदेशी मामले दोनों इंडियंस को मिले, ये मांग कांग्रेस ने कब रखी? 1929 लाहौर सेशन में। लेकिन यहां पर नोटिस करेंगे कि 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास हुआ। अब जब हम लोग सीजीएल के स्तर पर जाते हैं तो सीजीएल में डेप्थ ज्यादा हो जाती है, तो वहां पे आपसे यह भी पूछ लेगा कि बताओ भाई दिसंबर 1929 में कौन सा दिसंबर? तो 19 दिसंबर। अच्छा, ये तो हो गया पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। लेकिन इसी सेशन में 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर ध्वज फहराया गया। तो देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर ध्वज फहराया। यह भी डेट एग्जाम में आ सकती। तो 19 दिसंबर को पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ और 31 दिसंबर को ध्वज फहराया गया। और 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ बच्चे? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज हासिल करने की एक बात पहले हो गई। 26 जनवरी 1930 को कहा गया कि हम पहला स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हम अगर बोल रहे हैं हम पूर्ण स्वराज हमने हासिल करना है, तो हमने ब्रिटिशों को बोला कि इसलिए अब हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे कि भाई हमें तुमसे जैसे पूर्ण स्वराज मान लो हासिल हो गया हो, तो हम एक प्रतीकात्मक रूप यानी एक सिंबॉलिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं और इसलिए हम लोग 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेंगे। आप सब जानते हैं कि वैसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं फिलहाल, मतलब अभी हम लोग ऐसा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पहला स्वतंत्रता दिवस ये 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया गया था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। चलो अगले पर चलते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? डफरिन। जब हम बात करते हैं डफरिन, तो इसका जो कार्यकाल है 1884 से 1888 है और हमें इसको ऐसे ही याद रखना है कि कोई डफर व्यक्ति होगा कि जो ऐसी पार्टी को स्थापित होने देगा जो आगे चल के ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन करेगी। तो ब्रिटिशों के खिलाफ ही आंदोलन जो पार्टी करेगी उसको स्थापित होने दिया, तो ये डफरिन का काम है 1884 से 88। कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में डैश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं बेटा भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया यानी क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, तो हम लोग क्या बात करते हैं कि 8 अगस्त 1942 को ग्वालिया टैंक मैदान, कहां पर बेटा? बॉम्बे में एक ये पानी की टंकी है ग्वालिया टैंक और यहीं पे एक ग्राउंड है। तो यहां पे हमने देखा कि 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास किया गया। सही बात है, लेकिन ये तो हो गया जब सेशन लगा था, यानी ये कांग्रेस का बकायदा अगस्त में इस मैदान में अधिवेशन सेशन लगाया गया और जहां पर इसको सबके सामने ऑफिशियली पास किया। लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिकता थी, क्योंकि असली में इस घटना के एक महीना पहले जुलाई 1942 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के 15 मेंबर्स ने पहले ही क्विट इंडिया मूवमेंट को हामी दे दी थी। इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे आज कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो जैसे कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना होता है तो सारे मंत्री नहीं मिलते हैं ना, मंत्री परिषद के कैबिनेट मंत्री मिलते हैं, वही फैसला ले लेते हैं।
वैसे ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी 15 इंपॉर्टेंट लोगों की कमेटी थी जो सारे इंपॉर्टेंट फैसले लेती थी। बाद में जब सेशन लगता था तो इसको औपचारिक रूप से सबके सामने पास किया जाता था। ठीक है, लेकिन पहले ये डिसाइड करते थे कि क्या हमको सबके सामने ये रखना भी है कि नहीं, तो पहले इनका अप्रूवल जरूरी है, तभी यहां तक बात पहुंचेगी। तो यहां पे ये हमने बात देख ली जुलाई 1942। और ये जो रिजोल्यूशन पास किया गया बच्चे, ये वर्धा में किया गया। कहां? वर्धा। वर्धा कहां पर है? वर्धा महाराष्ट्र में है। यहां पे नई रिजोल्यूशन पास कर दिया और फिर 8 अगस्त 1942 से शुरू हो गया। अच्छा, यहां पर 8 अगस्त 1942 में सेशन के अध्यक्ष कौन है बच्चे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद इस सेशन के अध्यक्ष थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई। ये जो नारा है कि भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, ये किसने दिया क्या आप जानते हैं? यूसुफ मेहर अली। तो यूसुफ मेहर अली द्वारा ये नारा दिया गया है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यूसुफ मेहर अली ने ये नारा दिया है, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। चलो, निम्नलिखित में से कौन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो बेटा 1931 में कांग्रेस का सेशन हुआ था कराची में और वल्लभ भाई पटेल साहब अध्यक्ष थे। अब ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव साहब को फांसी की सजा हुई। और हर साल हम लोग 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में इनकी शहादत याद करते हैं। अब इस घटना के एग्जैक्टली 6 दिन बाद 29 मार्च 1931 को कराची सेशन था, जहां पे जब गांधी जी इसमें हिस्सा लेने जा रहे थे तो उनको काले झंडे दिखाए गए। कई लोग नाराज थे कि क्यों गांधी जी बचा नहीं पाए इन्हें, इसलिए काले झंडे दिखाए गए। अब ये सेशन जो कराची में हुआ, जिसमें वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष हैं, इसमें एक विशेष बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि यहां पर राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम यानी नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का रिजोल्यूशन कराची सेशन में पास किया गया। साथ साथ फंडामेंटल राइट्स पर एक रिजोल्यूशन पास किया गया, यानी ब्रिटिशों से डिमांड की गई कि सुन लो ब्रिटिश, तुम हमको मौलिक अधिकार दो। और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का मतलब है कि ये चीजें होनी चाहिए ताकि हमारा देश आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा काम करे, इकोनॉमिक लेवल पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। इसलिए बच्चे नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम और मौलिक अधिकार के प्रस्ताव यहां पास हुए हैं। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब देखो, हम बात करते हैं जब कांग्रेस की, तो कांग्रेस का पहला सेशन 1885 में हुआ और व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब ये अध्यक्ष थे। अब ये हिंदू हैं, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष एक हिंदू अध्यक्ष हैं। अगले साल 1886 में कांग्रेस का सेशन हुआ कैलकाटा में और यहां पर बेटा अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष हैं दादा भाई नेहरू जी। और क्योंकि दादा भाई नेहरू जी एक पारसी व्यक्ति हैं, इसलिए ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कहलाए। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी। और 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी ये बनते हैं अगले प्रेसिडेंट, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट है। तो आपने एक चीज नोटिस की कि कांग्रेस में शुरुआती तर्ज पर प्रेसिडेंट्स को इस तरीके से बनाया गया होगा कि भाई हिंदू, फिर पारसी, फिर मुस्लिम, यानी सभी धर्म के लोगों को मौका मिले। तो यहां पर बदरुद्दीन तैयब जी सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं है? अब हम सबको मालूम है, जब मैं बोलता हूं राष्ट्रीय आंदोलन या नेशनल मूवमेंट, तो ये 1885 से 1947 तक की कहानी है। अब राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से 1947 की कहानी है, यहां पर हम देखते हैं पहला फेज है उदारवादी चरण, मॉडरेट फेज, जहां पर हम देखते हैं कि 1885 से 1905 कांग्रेस मॉडरेट यानी उदारवादी विचारधारा, प्रार्थना एवं याचिका, प्रेयर और पेटिशन की विचारधारा से डोमिनेटेड है। फिर हम देखते हैं उग्रवादी चरण आता है, एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है, ये 1905 से 1920 तक माना जाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि कांग्रेस उग्र लोगों की विचारधारा से डोमिनेटेड है। और फिर हम देखते हैं कि गांधीवादी चरण आता है, यानी गांधीयन फेज आता है। चलिए सर, ये भी बात हमें समझ में आ गई
इसका टाइम पीरियड बता दीजिए 1920 से 47 आजादी तक। अब देखो हमने यहां पे कई सारे नेताओं को देखा अपनी क्लास में। अगर आपने नॉर्मली जो मैं प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे करवाता हूं वहां पर आप आएंगे, वहां पे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। कई चीजें मैं यहां पे डिस्कस करता हूं वहां पे यूट्यूब की क्लास में, है ना। वरना नहीं तो फिर यहां पे भी आपको प्राप्त हो रहा है कि उदारवादी लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे दादा भाई नेहरू एक उदारवादी नेता हैं। इसके अलावा व्योमेश चंद्र बनर्जी एक उदारवादी नेता हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्या नाम है बेटा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया, जिसको आज हम लोग IAS एग्जाम बोल रहे हैं। तो दूसरे व्यक्ति हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लेकिन इनको डिसमिस कर दिया गया था ICS से, है ना। ये मैंने आपको वो टॉप MCQ वाली सीरीज में भी करवाया था, जो एक मॉडर्न इंडिया पर टॉप MCQ, टॉप 40 MCQ लाए गए थे। इसके अलावा आप देखो यहां पर हम देखते हैं सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर साहब भी हैं, सुब्रमण्यम अय्यर हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहां पर मौजूद है मदन मोहन मालवीय साहब, मदन मोहन मालवीय साहब जिनको 2015 में भारत रत्न भी दिया गया था, मरणोपरांत मिला था, पॉस्ट्यूमसली मिला था। तो ये लोग कौन है बच्चे? उदारवादी। अब यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या है? तो ये एक उदारवादी नेता है ना। तो वो उदारवादी है, तो उग्र नहीं है, वो तो उदारवादी नेताओं में है। अब बात करते हैं हम लोग किनकी। तो अगर मैं याद करवाऊं आपको उग्रवादी नेताओं के नाम, तो ऐसे याद रख सकते हैं उग्र। अब हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट की, तो कैसे याद रखें? लाल बाल पाल वार, लाल बाल पाल ने किया ब्रिटिशों पे वार, ऐसे करो। तो लाल से बेटा क्या हो जाते हैं? लाला लाजपत राय, ठीक है। फिर पाल से कौन हो जाएंगे? तो बाल से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और पाल से कौन हो जाएंगे? बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल, तो ये हमने पढ़ लिए। अब लाल बाल पाल ने किया ब्रिटिशों पे वार। वी से विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, ए से अरविंद घोष, एक और ए है अश्विनी कुमार दत्ता, और आर से राज नारायण बोस। तो लाल बाल पाल ने किया ब्रिटिशों पे वार। ये हो गए आपके उग्रवादी चरण के नेता। तीनों नाम आपको वहां पे दिख रहे हैं। लाल बाल पाल में देखो बाल है, पाल है, और अरविंद घोष वार में मौजूद है ना। ये देखो अरविंद घोष या अरविंदो घोष। चलो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज प्राप्त करने का आह्वान किया गया था? स्वराज अभी अभी मैंने बताया 1906 का जब कलकत्ता अधिवेशन था, जब दादा भाई नेहरू जी अध्यक्ष थे, तब ये डिसाइड किया गया था कि भाई कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड रखी स्वराज, यानी भारत के आंतरिक मामले इंटरनल अफेयर्स ये रहें इंडियंस के पास, और विदेशी मामले एक्सटर्नल अफेयर्स ये रहें ब्रिटिशों के पास। लेकिन आगे चल के 1929 लाहौर सेशन में क्या बोला? नहीं, दोनों हमको चाहिए। ये हमारी ऑफिशियल डिमांड थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की? कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जिनका नाम होता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उन्होंने की थी। लेकिन इसमें को फाउंडर्स यानी सह संस्थापक के रूप में दादा भाई नेहरू जी मौजूद हैं। तो ये है को फाउंडर दादा भाई नेहरू जी। और इनके अलावा बेटा दिनशॉ वाचा, तो दिनशॉ वाचा, तो दिनशॉ वाचा ये भी एक को फाउंडर है, सह संस्थापक है। ठीक है, तो दादा भाई नेहरू जी हो गए और इसके अलावा दिनशॉ वाचा हो गए। तो दिनशॉ वाचा और दादा भाई नेहरू जी ये हो गए जो को फाउंडर्स हैं। अच्छा, अब क्या है, आगे चल के लाला लाजपत राय अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी प्रतिपादित करते हैं, सबके सामने रखते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि जो कांग्रेस का क्रिएशन हुआ है वो इसलिए क्रिएशन हुआ कि कांग्रेस को जानबूझ के ब्रिटिशों ने क्रिएट किया ताकि 1857 जैसा विद्रोह भारत में फिर से ना हो पाए। इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का यह मतलब कि लाला लाजपत राय ने कांग्रेस पर, जो उदारवादी नेता हैं, उन पर आरोप लगाया कि जानबूझ के AOU यानी ब्रिटिश ने क्रिएट किया है। डफरिन भी इसमें शामिल था। ये डफरिन का ही दिमाग था कि कांग्रेस को बनना चाहिए ताकि एक मंच मिल जाए, पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे भारतीय हैं, उनको एक मंच मिल जाए अपना गुस्सा निकालने का। क्योंकि जब हमारे मन में भड़ास होती है और हमें कोई प्लेटफॉर्म मिल गया उस भड़ास को निकालने का, तो हम शांत हो जाएंगे। तो कांग्रेस एक मंच के रूप में काम करेगा जहां पर पढ़े लिखे भारतीय लोग आएंगे, ब्रिटिशों को गालियां देंगे, मांगे रखेंगे और गुस्सा शांत हो जाएगा। तो उनका गुस्सा
1857 विद्रोह जैसा फटेगा नहीं, क्योंकि हमने उस गुस्से को निकालने का एक तरीका दे दिया। जैसे सेफ्टी वॉल्व क्यों बोला गया इसे? जैसे कुकर में जब कोई खाना बन रहा है बेटा कुकर में, तो क्या होता है, स्टीम पैदा होती है, भाप पैदा होती है, और अगर इस भाप को निकलने ना दिया जाए तो कुकर फट जाएगा। 1857 विद्रोह। लेकिन इसलिए कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है जिसको हम लोग आम भाषा में सीटी कहते हैं। तो जब वहां पे एक्सेस भाप या स्टीम कुकर में होती है तो सीटी उठती है, भाप निकल जाती है, यानी गुस्सा निकल गया, फिर वापस कुकर में सीटी नीचे हो गई। तो यानी कि कुकर फटा नहीं। तो 1857 विद्रोह जैसा विद्रोह फिर से ना हो, इसलिए ब्रिटिशों की चाल है कि उन्हें कांग्रेस को बनाया, ऐसा लाला लाजपत राय ने अपने यंग इंडिया में कहा। यही सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। चलो, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी नेता नहीं है? हमने बोला उग्रवादी नेता लाल, बाल, पाल, वार। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक है नहीं, पाल से बिपिन चंद्र पाल, वार विष्णु शास्त्री चिपलुंकर है नहीं, फिर अरविंद घोष है नहीं, अश्विनी कुमार दत्ता। हां, तो ये तीनों क्या हो गए? उग्रवादी नेता। बचे कौन? आर.सी. दत्त। ये कौन है? उदारवादी नेता। उदारवादी नेता मतलब क्या? मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट लीडर है। चलिए आगे बढ़े। यस सर, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलो आओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां आयोजित किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ INC हेल्ड? चल, तो जब हम लोग बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सेशन, तो ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ, बॉम्बे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा, हो सकता है कभी रेयरली कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपसे नाम पूछ ले, बताओ कॉलेज का नाम, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। पहले सेशन को कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया? 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। अब देखो ये कहानी कहां की है। 1916 में एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट या होम रूल लीग शुरू करती हैं और बाद में ब्रिटिश सरकार उनको अरेस्ट कर लेती है। अब जब उनको अरेस्ट कर लिया गया तो पूरे देश में इनके प्रति सिंपैथी थी कि ये तो गलत हुआ, इनको क्यों अरेस्ट किया गया, ये तो सही है, ये तो अच्छी है। तो जब इनके प्रति देशवासियों में एक सिंपैथी डेवलप हुई, तो जब ये जेल से बाहर आई तो बहुत लोकप्रिय हो गई थी। इसलिए कांग्रेस के सीनियर मेंबर्स ने डिसाइड किया इनको ही अध्यक्ष बनाते हैं, और 1917 में जब कलकत्ता सेशन था तब इनको ही बेटा अध्यक्ष बनाया गया। तो ये इस तरीके से कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। लेकिन ये भारतीय नहीं है, इसलिए कभी क्वेश्चन आए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष यानी इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट, तब आप क्या बताओगे बच्चे? तब आप जवाब दोगे सरोजिनी नायडू। और ये 1925 के कांग्रेस के कानपुर सेशन में अध्यक्ष बनती हैं। तो 1925 का कांग्रेस का कानपुर सेशन, यहां पर ये प्रेसिडेंट बनती हैं। चलिए आइए, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता डैश ने की थी। तो इन 1916 moderates and extremist leaders united in the Lucknow session of the Congress who presided over it। अब 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ, वहां पर उग्रवादी और उदारवादी अलग अलग हो गए, उग्रवादी कांग्रेस छोड़ दिए। तब अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष, ये व्यक्ति अध्यक्ष थे। लेकिन 1916 में हम देखते हैं लखनऊ सेशन में वापस एक हो गए दोनों लोग, यानी उग्रवादी उदारवादी, और इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चे अंबिका चरण मजूमदार। तो अंबिका चरण मजूमदार ये हैं अध्यक्ष, अंबिका चरण मजूमदार ये हैं अध्यक्ष, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72, ये हमने डिस्कस कर लिया। बॉम्बे में पहला सेशन हुआ था और व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो पहली बार जन गण मन बेटा कौन से अधिवेशन में गाया गया? तो सही जवाब है पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। अब जब हम लोग बात करते हैं जन गण मन, तो ये 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है। अब कई लोगों को गलतफहमी यह है कि 1911 में जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ,
जो ब्रिटिश सम्राट थे वो भारत आए थे और उन्हीं को वेलकम करने के लिए ये गाया गया होगा, बनाया गया होगा सॉन्ग, क्योंकि इसमें एक शब्द मिलता है भारत भाग्य विधाता। तो इसलिए कुछ लोगों की गलतफहमी है कि यहाँ पे भारत भाग्य विधाता यानी भारत का भाग्य के जो विधाता हो वो तुम हो जॉर्ज पंचम, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने इसकी रचना की उन्होंने बिल्कुल इस बात को गलत ठहराया। अब जो क्रिएटर है जब वो खुद ही कह रहा है कि भाई मैंने ये उद्देश्य से नहीं बनाया है, तो उससे ज्यादा कौन जानकार है भाई? जब वो खुद ही ये बात मना कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तो फिर कौन जानकार है? उनने ये भी कहा है कि ये एक मियर कोइंसिडेंस है कि 1911 में इसको गाया गया कांग्रेस सेशन में और उसी साल जॉर्ज पंचम आए, लेकिन मैं उनके लिए नहीं बनाया हूं। अच्छा, तो जन गण मन जब गाया गया उस टाइम पर बच्चे कांग्रेस के कलकत्ता सेशन के अध्यक्ष थे बिशन नारायण धार, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं शॉर्ट में, BN धार। चलिए सर ये बात समझ में आ गई, इसको गाया किसने? तो जनगण मन की रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने की है और इसको 1911 में उनकी ही नीस, उनकी ही जो भांजी उन्होंने गाया था सरला देवी चौधरानी, उन्होंने गाया था। चलिए तो यहां पर देखिए मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देता हूं कि जनगण मन जो है तो उसको रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने रचना की, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। अच्छा, पहली बार 1912 में प्रकाशित हुआ। पहली बार गाया कब गया? 1911 में पहली बार गाया गया। पहली बार प्रकाशित पब्लिश कहां हुआ? तो तत्वबोधिनी पत्रिका में। सर ये तत्वबोधिनी पत्रिका क्या है सुनिए। अब रविंद्रनाथ टैगोर के जो फादर हैं उनका नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के जो फादर हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर ने बच्चे तत्वबोधिनी पत्रिका में, देवेंद्रनाथ टैगोर की ये पत्रिका है। आपने सुना होगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा शुरू की थी और एक पत्रिका भी शुरू की थी इस नाम से। इसी में सबसे पहली बार जनगण मन 1912 में प्रकाशित हुआ। इसे संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया, क्योंकि ओरिजिनली ये बंगाली में है जनगण मन और बाद में इसका हिंदी वर्जन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। इसको पूरी तरीके से गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है आपके लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये तो सिंपल है। चलो 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1907 में कांग्रेस का जो नरम दल गरम दल उनमें फूट पड़ती है, कांग्रेस का स्प्लिट होता है और इसलिए 1907 में अध्यक्ष कौन है बच्चे? जब रास बिहारी घोष, ये खुद भी एक उदारवादी नेता है, मॉडरेट लीडर है, और जब इन्होंने उग्रवादियों को सुना नहीं तो उग्रवादियों में से एक व्यक्ति ने अपनी चप्पल फेंकी इधर उदारवादियों की तरफ और वो चप्पल फिरोज शाह मेहता को लगी और जाहिर सी बात है पूरा माहौल बहुत गर्मा गर्मी वाला हो गया और तब अध्यक्ष रास बिहारी घोष ने उग्रवादियों को कहा आप निकल जाइए। तो इस तरीके से स्प्लिट हुआ जो 1916 में वापस दोनों एक हो गए। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया? अब देखो 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ था कांग्रेस का। क्या हुआ था बेटा? हरिपुरा सेशन, हरिपुरा अधिवेशन या हरिपुरा सेशन, और इसमें अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अब क्या था कि गांधी जी जब भी किसी को अपना कैंडिडेट बोलते थे कि ये मेरा कैंडिडेट है तो सामने वाला खड़ा ही नहीं होता था और ऐसा कई सालों से हो रहा था। तो 1938 में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को अपना कैंडिडेट बताया, कोई खड़ा ही नहीं हुआ विपक्ष में। अब क्या हुआ? 1939 में गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए पत्ताभी सीतारमैया का नाम दिया, लेकिन कई साल बाद ऐसा हुआ था कि गांधी जी ने किसी व्यक्ति का नाम दिया लेकिन उसके विपक्ष में कोई खड़ा हुआ, और विपक्ष में कौन खड़ा हुआ? सुभाष चंद्र बोस। बहुत साल बाद ऐसा हुआ था कि गांधी जी के कैंडिडेट के खिलाफ कोई खड़ा हुआ। पिछले साल तो 1938 में गांधी जी ने खुद ही SC बोस का नाम दिया, सुभाष चंद्र बोस का, वो जीत भी गए। लेकिन इस बार पत्ताभी सीतारमैया का नाम दिया गांधी जी ने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस साहब ना सिर्फ इनके चुनाव में खड़े हुए बल्कि वो जीत भी गए। तब गांधी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि ये पत्ताभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत हार है। लेकिन हालांकि सुभाष चंद्र बोस साहब प्रेसिडेंट जरूर बन गए, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंसेस उनके और गांधी जी के जो मानने वाले लोग थे उनके बीच में आए। आगे चल के सुभाष चंद्र बोस साहब ने रिजाइन कर दिया
और राजेंद्र प्रसाद 1939 में अध्यक्ष बन जाते हैं। कौन? राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष 1939 में बन जाते हैं जब बोस साहब रिजाइन करेंगे। तो यहां पर देखो किसको हराया? पत्ताभी सीतारमैया को हराया। ये जो पत्ताभी सीतारमैया है ये आगे चल के फिर अध्यक्ष बनते हैं जब आजादी के बाद पहला कांग्रेस सेशन होता है 1948 में जयपुर में, तब पत्ताभी सीतारमैया फाइनली इनको अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है आजादी के बाद। किस वर्ष कांग्रेस सूरत अधिवेशन में तापी नदी के किनारे दो गुटों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 में, और रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। ये हमने अभी अभी पूरी बात पर चर्चा कर ली, कोई भी नई बात इसमें बाकी नहीं है। निम्नलिखित में से किसने सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का उपयोग किया और कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? हमने बात की थी, लाला लाजपत राय ने उदारवादियों को टारगेट करते हुए ये बात कही थी कि डफरिन और एओ ह्यूम ने मिलकर कांग्रेस बनाई ताकि एक मंच मिल जाए जहां पर पढ़े लिखे भारतीय आए, अपना गुस्सा निकालें और शांत होकर घर लौट जाएं। शांत हो जाएंगे तो 1857 जैसा विद्रोह नहीं होगा, तो इसके लिए जरूरी था एक मंच मिले, ऐसा लाला लाजपत राय ने कहा। तो उन्होंने यहां पर मॉडरेट्स को, उदारवादियों को टारगेट किया कि तुम्हारी वजह से ही देखो 1857 जैसा विद्रोह नहीं हो पा रहा है फिर से। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं 1947 की, ध्यान से सुनना। 1946 में सेशन हुआ था कांग्रेस का मेरठ में। कहां पर? मेरठ। और तब अध्यक्ष बनाए गए जे.बी. कृपलानी। ये सुचेता कृपलानी जी के पतिदेव हैं। सुचेता कृपलानी आगे चलकर देश की पहली महिला सीएम बनती हैं उत्तर प्रदेश की। खैर 1946 मेरठ में देखिए जे.बी. कृपलानी ये है अध्यक्ष। अब क्या हुआ कि 1947 में तो कोई सेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि ये पूरा आजादी का माहौल चल रहा था, ठीक है, बहुत सारे पावर्स मिले हुए थे, बहुत सारे काम थे सभी लोगों के पास, क्योंकि अभी अभी आजाद हुआ है, अलग अलग लोग अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, संविधान अलग बन रहा है, तो इसलिए कांग्रेस का सेशन हुआ नहीं। जे.बी. कृपलानी ही 1947 में अध्यक्ष हैं। फिर 1948 में पत्ताभी सीतारमैया, जयपुर सेशन। चलो 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार किस गांव में आयोजित हुआ? अब देखो कांग्रेस का 1937 में पहली बार सेशन किसी गांव में हुआ। कहां पर? फैसपुर। ये फैसपुर जो है ये महाराष्ट्र में मौजूद है, जलगांव के पास। तो महाराष्ट्र में बेटा मौजूद है फैसपुर, पहली बार गांव में आयोजित हुआ। इससे पहले सेशन हुआ था 1936 लखनऊ, लेकिन 1937 फैसपुर महाराष्ट्र में गांव में हुआ सेशन। और अध्यक्ष कौन थे बच्चे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे जब गांव में सेशन हुआ। चल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रतिबद्धता की घोषणा की? ये तो हम लोग कर चुके हैं, 1929 लाहौर सेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत और स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मनाया? सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, एकमात्र सेशन जिसमें खुद गांधी जी अध्यक्ष थे, तो बेटा सही जवाब है बेलगांव सेशन। तो ये बेलगांव, ये कहां पर है? कर्नाटक में जगह का नाम है, और एकमात्र सेशन है जिसमें खुद गांधी जी अध्यक्ष हैं, तो ये बेलगांव सेशन है। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन इससे पहले अब क्या हुआ? 1920 में माहौल बन गया था, देश में बहुत गुस्सा था, क्योंकि एक साल पहले रोलेट अधिनियम आया, किसी को भी शक के आधार पर अरेस्ट किया जा रहा है और 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, देश बहुत गुस्से में है ओवरऑल। तो यहां पर गांधी जी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यहां पर क्या किया है? यहां पर गांधी जी ने कन्विंस किया कि हमको एक आंदोलन शुरू करना चाहिए, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसमें अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय इस स्पेशल सेशन में अध्यक्ष होते हैं। यह स्पेशल सेशन कलकत्ता में हुआ, लेकिन यह सिर्फ एक स्पेशल सेशन है जहां पर कांग्रेस को कन्विंस किया गया गांधी जी द्वारा, गांधी जी उसके खुद भी मेंबर हैं, कि हमको शुरू करना चाहिए आंदोलन। और औपचारिक रूप से फिर हम देखते हैं कि दिसंबर 1920 में सेशन होगा, और दिसंबर 1920 में जब सेशन हुआ उसी साल फिर से हुआ। तो पहले कलकत्ता में सेशन हुआ, लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे, और तब बात हुई कि भाई हमको शुरू करना चाहिए, कन्विंस किया गांधी जी ने। और नागपुर सेशन दिसंबर 1920, यहां पर कौन अध्यक्ष थे? तो विजय राघव चारियार। तो विजय राघव चारियार ये अध्यक्ष थे
इनको हिंदी में विजय राघव चार्य भी बोलते हैं, वरना चारियार या चार्य। तो ये थे अध्यक्ष। नागपुर सेशन दिसंबर 1920, जहां पर ऑफिशियली औपचारिक रूप से हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए राजी किया। लाला लाजपत राय अध्यक्ष हैं। और दिसंबर 1920 में नागपुर में हमने देखा कि सेशन हुआ, तो यहां पे विजय राघवाचार्य अध्यक्ष थे, यहां पे औपचारिक रूप से पास हो गया। चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसने कभी राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता नहीं की? ठीक है, लाला लाजपत राय। तो अभी अभी हमने देखा भाई सितंबर 1920 में हमने देखा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में, लाला लाजपत राय अध्यक्ष हैं, जहां पर इस स्पेशल सेशन में गांधी जी ने कन्विंस किया कि शुरू करना चाहिए। तिलक साहब कभी अध्यक्ष नहीं रहे, जबकि गांधी जी से पहले देश के सबसे बड़े नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लेकिन वो कभी अध्यक्ष नहीं रहे। गोपाल कृष्ण गोखले ये अध्यक्ष बने 1905 में। सेशन हुआ था बनारस में, तो वहां पर अध्यक्ष थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस 2 बार अध्यक्ष बने, 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी। तो 1938 हरिपुरा कहां पर है? गुजरात। और 1939 त्रिपुरी, ये त्रिपुरी सेशन, तो जहां पे पत्ता भी सीतारमैया को हराया, तो ये त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आइए आगे बढ़े। तो तिलक साहब कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए। कांग्रेस ने पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में किस वर्ष मनाया? 1930। कब डिसाइड किया था? लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में डिसाइड किया था कि हम 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेंगे। कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी। कौन है बच्चे पहले महासचिव? कांग्रेस की स्थापना की है एलन ऑक्टेवियन यूम, एओ यूम ने, और वही इसके पहले सचिव भी बनते हैं, पहले सेक्रेटरी भी बनते हैं। तो कांग्रेस के पहले सचिव और फाउंडर सेम है, एओ यूम। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? अब देखो क्या है, हमने अभी अभी बात की कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जुलाई 1942 में वर्धा में यह रिजोल्यूशन पास कर दिया था कि हमको क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करनी है। लेकिन फिर हमने देखा कि अगले महीने अगस्त 1942 में जो ग्वालियर टैंक मैदान है, वहां पर हमने देखा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इसने पास कर दिया रिजोल्यूशन। तो ये है 8 अगस्त 1942। अगर यही क्वेश्चन बोलता कि भाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी, तब होता आपका जुलाई 1942। लेकिन यहां पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं बोल रहा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो सभी लोग यहां पे कांग्रेस के आए और यहां पे पारित किया गया। ठीक है, बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान। यहां पर गांधी जी का बड़ा फेमस नारा गांधी जी ने दिया था, करो या मरो का नारा। तो ये गांधी जी का नारा है, करो या मरो। और भारत छोड़ो नारा किसने दिया है? यूसुफ मेहर अली का ये नारा है। यूसुफ मेहर अली, तो उनका है बच्चे भारत छोड़ो। अगर मैंने अभी तक आपको ये बात नहीं बताई कि क्विट इंडिया या भारत छोड़ो किसका है, तो यूसुफ मेहर अली जी का ये नारा है। ठीक है सर। और अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे। ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़े, अगली चीज देखें। स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6 वर्षों तक लगातार अध्यक्ष कौन रहे? ठीक है, अब कहानी यहां पे है, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 ये 6 साल अध्यक्ष रहे। 6 साल। 1946 में भी कई सारी मीटिंग्स होती हैं जिसमें यही अध्यक्ष होते हैं। फिर इसी साल हम देखते हैं कि अंततः नवंबर 1946 में अध्यक्ष चेंज होते हैं। और कौन बनते हैं बेटा? तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं, मेरठ में अधिवेशन हुआ था और जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने थे, जो कि अगले साल 1947 में भी अध्यक्ष रहेंगे। तो कुल मिला के 40 से 46 मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि जब अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बन रहे हैं, नहीं। तो अबुल कलाम आजाद ना इनफैक्ट इससे पहले भी एक बार अध्यक्ष बने थे, और जब वो तब अध्यक्ष बने थे तब उनकी उम्र 35 वर्ष थी 1923 में। और इस तरीके से ये कांग्रेस के आजादी से पूर्व यंगेस्ट अध्यक्ष हैं। तो ये एग्जाम में आता है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कब? 1923 दिल्ली। सोचो 35 साल की उम्र में बन गए थे अध्यक्ष। आगे चल के फिर 40 से 46 में तो रहते ही हैं, लेकिन
1923 में दिल्ली में भी अध्यक्ष विशेष अधिवेशन में बने थे। इन्हें कांग्रेस का शो बॉय बोलते हैं। कौन बोलता था? मोहम्मद अली जिन्ना इनका अपमान करने के लिए बोलते थे। मोहम्मद अली जिन्ना इनको ऐसा बताते कि अरे कांग्रेस ने इनको सिर्फ एक शो फेस, शो पीस, शो बॉय बना के रखा है, दिखाने के लिए कि देखो सब मुसलमान मुस्लिम लीग के पास नहीं है जो उनकी बात सुने, मुसलमान कई सारे हमारे भी सुनते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने आरोप लगाया अबुल कलाम आजाद साहब पर कि आप कांग्रेस के शो बॉय हैं, बस कांग्रेस आपका एक आपको पपेट के रूप में सिर्फ एक चेहरा आपका यूज करती है दिखाने के लिए कि देखो हमारे भी समर्थन में कई सारे मुसलमान हैं, कई सारे मुसलमान हमारी सुनते हैं, क्योंकि अधिकतर मुसलमान उस टाइम पर मुस्लिम लीग के प्रभाव में थे। लेकिन यहां पर कुछ जाहिर सी बात है, बड़े बड़े फेसेस थे, है ना, जैसे हकीम अजमल खान हो गए, M.A. अंसारी हो गए, या मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गए, तो ये लोग कांग्रेस से जुड़े थे। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना इनको कहते थे आप शो बॉय हो, सिर्फ आपका नाम का इस्तेमाल होता है दिखाने के लिए देश को कि देखो कई सारे मुसलमानों, देख लो कि हमारे से भी कई सारे मुसलमान जुड़े हैं, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो तुम हमारी सुनो, मुस्लिम लीग की नहीं, ऐसा। अब इनका जो बर्थ डेट है 11 नवंबर, इसको हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, फिर 1992 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। तो यहां पर देखो भारत रत्न 1992 में मिला, और नेशनल एजुकेशन डे इनके ही बर्थ दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी हैं। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वो ये हैं भी, ठीक है। और नेशनल एजुकेशन डे भी इनके बर्थ दिवस पर। चलो, इनकी कुछ पब्लिकेशंस हैं, जर्नल्स हैं, क्या है? अल हिलाल और अल बलाग। तो अल हिलाल और अल बलाग ये मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की जर्नल्स, ठीक है सर, ये बात हमें गई दिमाग में, आगे बढ़िए। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है? रेहाना तैयब जी। आपने अभी अभी ये नाम सुना था कि 1887 में जब कांग्रेस का तीसरा सेशन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के। इन्हीं की पोती का नाम है बेटा क्या? रेहाना तैयब जी। और रेहाना तैयब जी कई सारे हिंदू डिवोशनल सॉन्ग जैसे श्री कृष्ण भक्ति के गीत भी गाती थी, और इन्होंने ही वंदे मातरम भी गाया है, ठीक है, वंदे मातरम को गाने वाली पहली मुस्लिम महिला। अच्छा, आपको मैं बता दूं, ये जो बदरुद्दीन तैयब जी की फैमिली है, इसी फैमिली में आगे चल के एक सलीम अली आते हैं। सलीम अली, जिनका नाम आपने सुना होगा, ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, बर्ड वॉचर हैं। इनके नाम पे जम्मू कश्मीर में एक नेशनल पार्क भी है, सलीम अली नेशनल पार्क। तो इनने बहुत रिसर्च की है पक्षियों पे। अच्छा, इन्हीं बदरुद्दीन तैयब जी की एक्सटेंडेड फैमिली में आगे चल के आज की वर्तमान की एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं अदिति राव हैदरी, वो भी इन्हीं के ही परिवार से संबंधित हैं। खैर, तो फिलहाल तो सही जवाब है रेहाना तैयब जी। चलिए खत्म करें। मुझे आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी, समझ में आई। अब देखो, आपको मैं एक प्रश्न देता हूं, आपको उस प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है सर? हम बिल्कुल जवाब देंगे। मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ा दिया, 1911 में जब पहली बार जन गण मन गाया गया, 1911 में जब पहली बार जन गण मन गाया गया, तो कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम क्या है? बहुत टफ नाम है, सर्च करना, लेकिन बेटा जरूर बताना, क्योंकि जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करेगा। कौन अध्यक्ष थे जब जन गण मन गाया गया 1911 में? कांग्रेस के अध्यक्ष। टफ नाम, इसलिए मैंने टफ क्वेश्चन पूछ लिया। चलो खत्म करें। ओके सर, तो पढ़ते रहें, सिलेक्शन ले, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।